स्टार्ट करते हैं फ्लूइड की एक्सरसाइज। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका, एक्सप्लेन व्हाई द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट फीट देन एट ब्रेन। अब देखो ये एक आदमी है, ठीक है, तो इसका जो ये ब्रेन है वहां से इसकी हाइट स्टार्ट होती है फीट की तरफ तक, या आप कहो कि डेप्थ है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से देखा जाए तो यहां पर हाइट कितनी है, 0, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। अब यहां पर हाइट कितनी है, x, तो प्रेशर क्या होगा, p, और यहां पर हाइट कितनी है, फुल h, तो प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि जो हार्ट अटैक होता है वो उसके आने के चांसेस कब होते हैं, जब आदमी खड़ा होता है या लेटा हुआ होता है। देखो ये जब आदमी खड़ा है तो उसके प्रेशर अलग अलग है, इधर इधर और इधर, लेकिन जब आदमी एक लेटा हुआ है तो वो प्रेशर फीट पे, हार्ट पे और ब्रेन पे, तीनों पे सेम है। ठीक है। तो अब प्रेशर जब सेम है तो हार्ट अटैक आने का चांस ज्यादा है। तो ब्रेन वाला जो है, द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन ब्रेन, उसका आंसर देखते हैं तो क्या होना चाहिए। देखो तो आप कह सकते हो द हाइट ऑफ द ब्लड कॉलम, ब्लड कॉलम क्या है आपकी, वेन्स, इज क्वाइट लार्ज एट फीट देन एट ब्रेन। तो यहाँ पर हाइट की बात कर रहा है तो हमारे पैरों पर हाइट ज्यादा होती है। अब आप कहोगे भैया पैरों पे हाइट कैसे ज्यादा हुई, मैंने बताया ना, हमारे ब्रेन पे 0 होती है, वहां से चालू करते हैं हम और फीट तक जाते हैं तुम्हारे। ठीक है। तो आप इसको हाइट कहो या डेप्थ कहो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमंस इज ग्रेटर एट फीट देन ब्रेन। अगला क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाइट of about 6 kilometer decreases to nearly half to its value at the sea level। ठीक है। तो भैया जो सी लेवल पे वैल्यू होती है उससे अगर मैं 6 किलोमीटर ऊपर चला जाऊं तो जो वैल्यू होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू तकरीबन आधी हो जाती है। दो द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर, ये आपकी अर्थ है, और यहां से मैं 6 किलोमीटर देखूं तो 6 किलोमीटर के बाद ऊपर 12 किलोमीटर पे खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 6 किलोमीटर पे आधा हो गया था। तो ये यहां पर 12 किलोमीटर पे पूरा प्रेशर खत्म हो जाना चाहिए, एटमॉस्फेयर यहीं तक होना चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर है कहां तक, 100 किलोमीटर तक या उससे भी ज्यादा। तो कह रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो डेंसिटी हमारी इवन नहीं है, एटमॉस्फेयर की नीचे ज्यादा है, फिर धीरे 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 डेंसिटी डिक्रीज होती रहती है। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कुछ ऐसा है, ये अर्थ है, यहां हैवी है एटमॉस्फेयर, फिर लाइटर लाइटर लाइटर, और धीरे धीरे वो ग्रेजुअली उसका जो आप कहोगे डेंसिटी कम होती जा रही है, डेंसिटी कम होती जा रही है तो उसका प्रेशर भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि सब जगह सेम एटमॉस्फेयर है या सब जगह सेम डेंसिटी एटमॉस्फेयर की। इसलिए अर्थ के पास तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होता है और फिर उसका इफेक्ट कम होने लगता है। ठीक है। अच्छा, तो इसको आप ये कह सकते हो द डेंसिटी ऑफ एयर डज नॉट डिक्रीज लीनियरली विद हाइट। ऐसा नहीं है, ये ग्राफ नहीं है, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर और हाइट का ये ग्राफ नहीं है। एक मिनट को, ये डेंसिटी और हाइट की वो डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है, लीनियर ग्राफ नहीं है। डेंसिटी अर्थ के पास वाले सराउंडिंग में ज्यादा है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एटमॉस्फेयर में डेंसिटी कम होती जाएगी। तो आप ये कह सकते हो द डेंसिटी डिक्रीज रैपिडली अप टू अ हाइट 6 किलोमीटर एंड above 6 kilometer it decreases
rather very slowly. For this reason, the atmospheric pressure at height of about 6 km decreased to nearly half its value at sea level. ठीक है, इसलिए आधे हाइट तक तो 6 किलोमीटर की हाइट तक तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आधा हो जाता है, क्योंकि वहां तक तो बहुत तेजी से गिरती है, फिर उसके बाद धीरे 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 करके गिरती है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब जो आपका हाइड्रोलिक प्रेशर है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाइड्रोलिक प्रेशर जो है सब जगह एक जैसा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ऐसे मान लो ये आपका एक कंटेनर है, तो उसका हाइड्रोलिक प्रेशर इस तरीके से ट्रांसमिट होगा सब जगह इक्वली, इसलिए उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो हम क्या जवाब देंगे? हाइड्रोलिक प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो उसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती, हेंस इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई वाला। देखो क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्करी विद ग्लास इज ऑब्ट्यूज while that of water with glass is acute। अब जरा ध्यान दो, आपको एक बात समझनी है। अगर मैं किसी ग्लास के कंटेनर में मरकरी भरता हूं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है, और वाटर भरता हूं तो वो इस तरीके से दिखाई देता है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट देखते हैं। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये या ये एक्यूट है लेस देन 90, और ये ऑब्ट्यूज है मोर देन 90। ठीक है, चलो अब ऐसा होता क्यों है? दो फोर्सेस हैं यहाँ पे, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। अगर मैं आपसे मरकरी की बात करूं तो मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव से, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव से। और पानी की बात करूं तो उसमें कोहेसिव फोर्स कम है एडहेसिव फोर्स से। ठीक है, तो आप जवाब दे सकते हो द कोहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स बिटवीन मरकरी एंड ग्लास मॉलिक्यूल। एक बात जिसकी वजह से क्या होता है, विच रिजल्ट इन कॉन्वेक्स मनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी। ये होता है कॉन्वेक्स मनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी, ये होता है कॉन्केव मनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, हेंस एंगल ऑफ कांटेक्ट इज obtuse. On other hand, the adhesive force between water and the glass molecule is greater than the cohesive force between water molecule. So the meniscus of water is concave and hence angle of contact is acute. ठीक है, अब देखो सेकेंड पॉइंट, वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस। अगर मैं एक साफ सुथरी ग्लास सरफेस लूं, ठीक है, स्प्रेड आउट वाइल मर्करी ऑन द सेम सरफेस टेंड्स टू फॉर्म अ ड्रॉप। पानी की एक बूंद ऐसे फैल जाएगी एक ग्लास सरफेस पे, क्योंकि वो ग्लास से चिपकना जाता है, लेकिन मरकरी की नहीं ऐसे फैलेगी। ऐसा क्यों? फिर वो जो ऊपर बताया था अभी, एडहेसिव फोर्स जो होती है पानी की कम होती है, इसलिए एडहेसिव फोर्स जो होती है पानी की ज्यादा होती है कोहेसिव फोर्स से, इसलिए पानी के मॉलिक्यूल को कम अट्रैक्ट करता है, पानी का मॉलिक्यूल ग्लास के मॉलिक्यूल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। दूसरा, मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होती है, इसलिए ये मरकरी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ग्लास के मॉलिक्यूल को कम करते हैं। तो सुनो, द एडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, सो water tends to spread on clean glass surface. ठीक है, on other hand, cohesive force between mercury molecules is greater than adhesive force between mercury and glass molecules, so mercury tends to form drop.
दोनों का आंसर एक जैसा है, ए और बी का। ठीक है, अगला, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस। सरफेस टेंशन का मतलब है जो सरफेस पर जो लीनियर फोर्स लग रही है और परपेंडिकुलर लेंथ पर फोर्स लग रही है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। जरा देखो, मान लो ये आपकी सरफेस है, ठीक है, ये इन पे इस तरीके से फोर्स लग रही है इस लेंथ पे। वो लेंथ का है, ये रही, ये लेंथ है, ये परपेंडिकुलर फोर्स है और ये सरफेस टेंशन है। तो सरफेस टेंशन फोर्स और लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे नहीं। ठीक है, अब जरा देखते हैं हम उसको कैसे कहते हैं। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग per unit length on a line imagined tangential on a liquid surface at rest. ठीक है, it depends on the nature of the liquid and its temperature and it is independent of area. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन कम होने लगेगी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि जो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये सरफेस टेंशन जो होती है ये कम होने लगती है, या आप यूँ कहो नीचे और जितनी भी लेयर्स हैं लिक्विड की या फ्लूइड की वो ऊपर आने लगती है और इसको रिप्लेस करने लगती है। ठीक है, तो अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कि क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन कम होती है। डी पार्ट, वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व्ड इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगर आप पानी में सर्फ डाल देते हो तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है, तो उसके बारे में आप कैसे बताओगे? द डिटर्जेंट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिटर्जेंट डालने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। क्या बोलोगे आप? द डिटर्जेंट should have small angle of contact so that they have low surface tension and hence greater ability to wet surface। इसलिए और जो सरफेस होती है उसको ज्यादा भिगोने की उनकी क्षमता बढ़ जाती है। However, if angle is small, अगर आपका एंगल छोटा होगा तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी, बढ़ जाएगी? cos की। cos थीटा विल बी लार्ज एंड हेंस detergent will penetrate more in narrow spaces of cloth। इसलिए डिटर्जेंट ज्यादा घुस जाता है छोटी स्पेसेस में। ये कहां से पता चला आपको? यहां से पता चला, H इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय आर रो जी। ये क्या है? कैपिलरी एक्शन में एसेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो कैपिलरी एक्शन का जो एसेंट फॉर्मूला है उसमें अगर आपको हाइट इंक्रीज करनी है तो आपका थीटा छोटा होना चाहिए। थीटा छोटा करने के लिए आप क्या करते हो? पानी में अगर आप सर्फ डालोगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। सरफेस टेंशन कम होने से सरफेस एंगल ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होने से जो डिटर्जेंट है वो ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा छोटी से छोटी जगह पर और कैपिलरी एक्शन ज्यादा कर पाएगा, जिसे कह रहे हैं ना एच। ये एच है कैपिलरी राइज, कितना हाइट वो लेता है। और कैपिलरी का मतलब सिर्फ एक कैपिलरी ट्यूब नहीं होता, कोई भी नैरो गैप, जैसे क्लोथ के अंदर नैरो गैप्स होते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्फेरिकल इन शेप। अब इसके बारे में क्या बताना है? ड्यू टू सरफेस टेंशन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस होती है लिक्विड की वो एक्वायर करती है कम से कम सरफेस एरिया। इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ लिक्विड ड्रॉप बिकम स्फेरिकल इन शेप। सबसे पहली बात क्या लिखनी है? सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड की ड्रॉप है वो एक्वायर करती है कम से कम सरफेस एरिया, इसलिए किसी भी बाहर से लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में लिक्विड की ड्रॉप एक स्फेरिकल शेप को ले लेती है। ठीक है, और जो क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है कि जो वॉल्यूम होता है एक स्फेयर का वो सबसे कम होता है।
और उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो मिनिमम होती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखते हो, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स अ लिक्विड ड्रॉप बिकम स्फेरिकल इन शेप बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम, दिए हुए वॉल्यूम के लिए अ स्फेयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया, स्फेयर का जो एरिया होता है वो सबसे कम होता है। आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट अपेंडेड विद ईच स्टेटमेंट। ठीक है, पहला, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली डैश विद टेम्परेचर। सरफेस टेंशन जो होती है लिक्विड की जनरली क्या करती है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने एक क्वेश्चन में। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पे आंसर हुआ ये डिक्रीज। आगे, विस्कोसिटी ऑफ गैस, इसको समझो, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डैश विद टेम्परेचर वेयर एज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डैश विद टेम्परेचर। अगर मैं आपसे पूछूं गैसेस की विस्कोसिटी क्या होती है, तो आप बोलोगे गैसेस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है और लिक्विड की विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है। दोनों में रीजन क्या है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, मॉलिक्यूल भागने लगते हैं। तो लिक्विड के अंदर अगर मॉलिक्यूल भागेंगे तो वो अगले स्टेज गैसियस की तरफ भागेंगे, लेकिन गैस तो गैस बन चुका। अब गैस के मॉलिक्यूल भागेंगे तो क्या होगा, उनका कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ जाएगा तो उनके बीच में विस्कोसिटी या फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, जब किसी फ्लूइड का कोलिजन या फ्रिक्शन बढ़ता है तो उससे उसका गाढ़ापन या विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अगला पार्ट देखते हैं, फॉर सॉलिड विद इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द शेयरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डैश। जो शेयर फोर्स होती है वो, वाइल फॉर फ्लूइड इट इज प्रोपोर्शनल टू डैश। अब सी पार्ट में कह रहा है जो इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है उसमें जो शेयरिंग फोर्स होती है सॉलिड के अंदर वो किस चीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर ये डिपेंड करती है शेयर स्ट्रेन पे, और अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं यानी कि लिक्विड और गैसेस की बात करूं तो वो डिपेंड करती है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन पे। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा ये शेयर स्ट्रेन और यहां पर आएगा रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब ये शेयर स्ट्रेन क्या होता है और रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन क्या होता है जरा उसको देखते हैं सी पार्ट के लिए। पहले तो आप समझ लो ये होता है आपका शेयर मॉडुलस, जिसका आंसर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। ये शेयर स्ट्रेन होता है चेंज इन एंगल अपॉन में एंगल, ये इस तरीके से दिखता है शेयर स्ट्रेन। ये है आपका चेंज इन एंगल। आप इसको कह सकते हो x बाय एल भी, ये लेंथ है और ये x है, तो इसको आप x बाय एल भी कह सकते हो। ठीक है, बात ठीक है, ये है आपका स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। अगली चीज, अब फ्लूइड के लिए मान लो ये एक एग्जांपल भी था आपका, एक बॉक्स है जो एक लिक्विड की फिल्म पे है, ये लिक्विड की फिल्म है। ठीक है, ये आगे की तरफ अगर बढ़ता है तो क्या होगा, ये फिल्म थोड़ी सी इस तरीके से तिरछी हो जाएगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो वो जो फिल्म अपनी शेप चेंज करेगी उसमें टाइम भी आएगा, टाइम भी आएगा। तो अब जरा इस फॉर्मूले को देखो, फिर से मैं वही फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो स्ट्रेस फिर हुई आपका फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन आपका x डिवाइडेड बाय l, इस x को टाइम से डिवाइड कर दो तो ये वेलोसिटी बन जाएगा
फोर्स पर यूनिट एरिया वेलोसिटी बाय एल, ये रेट है। अब ठीक है, ये रेट है। तो यहां पर ईटा है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन को लिख लो आप स्ट्रेन का रेट, जिसके बारे में वो कह रहा है। ठीक है, या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ये किसके लिए है? फ्लूइड के लिए। और ये किसके लिए है? सॉलिड के लिए। ये पूछा उसने। ठीक है, और उसमें न्यूमेरिकल भी आपका एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का। तो ये हो गया आपका सी पार्ट। अब डी पार्ट पे देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, द इंक्रीज in flow speed at a constriction flow from dash, while the decrease of pressure there flows from dash। तो किसी लिक्विड के लिए जब स्टेडी फ्लो हो, जो इंक्रीज इन फ्लो होता है, इंक्रीज इन फ्लो स्पीड अप एट constriction flows फ्रॉम डैश। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे आपको, कंजर्वेशन ऑफ मास और बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो यहां पर पहले वाले गैप में आएगा कंजर्वेशन ऑफ मास, कंस्ट्रिक्शन फॉलोज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, जो इंक्रीज कर रहा होता है एक फ्लो के अंदर स्पीड का, वो किसको फॉलो करता है? जितना मास एंटर करा है उतना मास एग्जिट करेगा। मास एंटर और एग्जिट अगर इक्वल है, इसका मतलब मास कंजर्व्ड है, मास कहीं बाहर नहीं जा रहा। दूसरा, while the decrease of pressure, और जो प्रेशर कम हो रहा है वो किसको फॉलो करेगा? बर्नौलीज प्रिंसिपल को। ठीक है, ये चौथा पार्ट हो गया आपका। पांचवा, फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल, फॉर अ मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड टनल, टर्बुलेंस अकर एट अ डैश स्पीड। ठीक है, टर्बुलेंस अकर करता है किस पे? कम स्पीड पे या ज्यादा स्पीड पे? ग्रेटर स्पीड पे। जो विंड टनल होती है उनके अंदर जो टर्बुलेंस आता है, टर्बुलेंस का मतलब होता है फ्लूइड की हम तीन कैटेगरी कर लेते हैं। एक तो आपकी आती है लैमिनर, या दो ही कर लो अभी तो आप, लैमिनर या स्ट्रीमलाइन, ठीक है, या स्टेडी फ्लो, जिसमें रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होता है। टर्बुलेंस का मतलब जिसमें रेनॉल्ड नंबर 3000 ज्यादा होता है, जिसमें जो फ्लो होता है वो इरेगुलर होता है। तो वो कह रहा है अगर मैं आपसे बात करूं विंड टनल्स की जो प्लेन में होती है, उसमें जो टर्बुलेंस अकर होती है वो ग्रेट स्पीड पे होती है, स्मॉल स्पीड पे होती है? तो आप बोलोगे ग्रेटर स्पीड पे होती है। क्रिटिकल स्पीड पार करने के बाद ही टर्बुलेंस आता है। एक क्रिटिकल स्पीड से कम पर अगर हम बात करें तो वो क्या रहता है? वो टर्बुलेंस नहीं होती, वो होता है स्टेडी फ्लो या आप कह लो स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब 4 पे चलते हैं। अब ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पहला पार्ट क्या है? टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। अगर आपको किसी पेपर को सीधा रखना है तो आपको उसके ऊपर ब्लो करना पड़ेगा एयर को। तो एयर अगर ऊपर ब्लो करते हो तो उससे क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है एयर का वो डिक्रीज कर जाता है बर्नौली प्रिंसिपल के हिसाब से। याद रखना, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब जैसे क्वेश्चन आया कि एक घर है जिसका जो ये रूफ है वो डिटैचेबल है, बाहर तेज हवा चल रही है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो बाहर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, अंदर का प्रेशर पूरा है तो ये इसको उठा के बाहर फेंक देगा अंदर का प्रेशर। ठीक है, वैसा ही ये है। तो अब वो कहता है ऐसा होगा तो क्या करेंगे? तो इसमें आंसर ये आना चाहिए, व्हेन वी ब्लो ओवर द पेपर द वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेस एंड हेंस प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीजेस in accordance with Bernoulli's principle, but the pressure below the paper is high which keep the paper horizontal। नीचे जो है कागज की वो तो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपने ऊपर फूक मार के वेलोसिटी बढ़ा के उसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया, इसलिए वो कागज सीधा खड़ा हो जाएगा। पहले वो कागज ऐसे था, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से, अपने वेट की वजह से। अगर मैं इस कागज के ऊपर एयर ब्लो करूं, ठीक है, अगर ऊपर एयर ब्लो करूं तो वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, नीचे जो प्रेशर है वो पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
तो वो उस पेपर को ऐसे खड़ा रखेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बी पार्ट, when we try to close a water tap with our fingers, fast jets of water gush through the opening between the our fingers। अगर मान लो वाटर टैप है और ये ऐसे करके मैं यहाँ पर अपना थंब लगाता हूँ, ठीक है, तो यहां से पानी ऐसे ऐसे करके तेजी से निकलता है, उसकी बात कह रहा है। तो कह रहा है अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम करोगे तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। ये भी बर्नौली इक्वेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ बर्नौली, या इसके अलावा यही बोल सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। वो क्या थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं, यानी कि A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो ये आप कह सकते हो इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय v, और कांस्टेंट हटने पर a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। खत्म कहानी। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिंस एरिया बिटवीन द टू फिंगर्स इज वेरी स्मॉल। हम जानते हैं दो फिंगर्स के बीच का एरिया बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ water tap above it, hence fast jets of water gush out through the opening between the fingers। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हुआ आपका? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगला पार्ट, तीसरा पार्ट, द साइज ऑफ निडल ऑफ अ सिरिंज कंट्रोल फ्लो रेट बेटर देन द थंब प्रेशर। जो सिरिंज होती है उसमें जो हम पीछे से प्रेशर लगा रहे हैं यहाँ पे थंब पे, उससे अच्छा आगे की निडल कंट्रोल करेगी। क्यों? साइज ऑफ निडल का मतलब क्या होता है और प्रेशर का मतलब क्या होता है, और ये आपको कहां दिखाई देता है। ठीक है, तो हम अगर बात कर रहे हैं फ्लो की तो वहां पर प्रेशर रो जी एच और हाफ रो वी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। ये वेलोसिटी जो है इसको कंट्रोल करना है हमें, और वेलोसिटी का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ है? एरिया के साथ। अभी तो बताया था ऊपर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से। अच्छा, यहां पर बर्नौलीज में वेलोसिटी की डिग्री 2 है इक्वेशन में, और प्रेशर की डिग्री 1 है। तो प्रेशर से ज्यादा वेलोसिटी कंट्रोल करेगा और वेलोसिटी को एरिया या साइज ज्यादा कंट्रोल करेगा, इसलिए जो सिरिंज है उसका साइज ज्यादा अच्छे से कंट्रोल करता है एज कंपेयर टू जो थंब का प्रेशर है। ठीक है, तो इसको आप यूं बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, रो जी एच है आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। thus the total energy of injectable medicine depends upon the 2 पावर, यानी कि क्या बोलेंगे, स्क्वायर ऑफ पावर ऑफ वेलोसिटी एंड पावर 1 ऑफ प्रेशर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ पावर बोल रहे हैं सेकंड पावर ऑफ वेलोसिटी एंड फर्स्ट पावर ऑफ प्रेशर। इट मींस दैट द total energy of injectable medicine has greater dependence on its velocity than pressure. Therefore, a doctor adjusts the flow of rate of medicine with the help of size of needle। मोटी निडल लेगा तो फ्लो जल्दी जाएगा, पतली निडल लेगा तो फ्लो धीरे जाएगा। वो अपने थंब से ज्यादा किस पे भरोसा करता है? सिरिंज के साइज पर। और वहां पर क्या लगता है? A1 V1 = A2 V2 का फॉर्मूला, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। तो इस वाले क्वेश्चन में दोनों बात की गई है, बर्नौलीज प्रिंसिपल भी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी। आगे डी पार्ट क्या कहता है? अ फ्लूइड flowing out of a small hole in a vessel result in backward thrust on the vessel। अगर एक छोटे होल से फ्लूइड जा रहा है तो वो धक्का मार देता है फिर से। ठीक है, तो फिर वही बात, अगर होल छोटा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ज्यादा जा नहीं पाएगा, पीछे से प्रेशर ज्यादा लगाओगे तो उस प्रेशर को पीछे धक्का मार देगा। ड्यू टू द स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल द फ्लूइड फ्लो आउट ऑफ द वेसल विद अ लार्ज स्पीड, उसकी स्पीड ज्यादा होगी, एंड हेंस अ लार्ज लीनियर मोमेंटम, इसलिए उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी आपका लीनियर मोमेंटम बनता है। एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द सिस्टम, अगर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए एक बैक मोमेंटम भी पैदा होगा। ठीक है, तो यहां पर आपका जवाब क्या होगा कि अगर मैं इस एरिया से
वेलोसिटी v से निकलता हूँ, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ का मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये इस फ्लो की तरफ है, तो इसके पीछे की तरफ भी एक मास इंटू वेलोसिटी पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको एक बैकवर्ड थ्रस्ट लगेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अ 50 kg गर्ल A 50 kg girl wearing high heel shoes balanced on a single heel. ठीक है, द हील इज सर्कुलर विद डाया इतना। अब आपके पास क्या है, मास है 50 kg, फोर्स आ जाएगी, डायमीटर है, एरिया आ जाएगा, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हील ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉरिसलीज बैरोमीटर यूज्ड मरकरी। टॉरिसली का बैरोमीटर मरकरी यूज करता है। पास्कल डुप्लीकेट इट यूजिंग फ्रेंच वाइन। पास्कल ने फ्रेंच वाइन का यूज किया। डिटरमाइन द हाइट ऑफ वाइन कॉलम फॉर अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये बताओ, उसी के लिए अगर मरकरी की जगह वो उसको यूज करता है, मरकरी में कितना आया था 76 सेंटीमीटर, पहले लिख लो। फॉर मरकरी हाइट जो हमारी आई थी वो 76 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब मैं बात करूं प्रेशर मरकरी की, तो बराबर होना चाहिए प्रेशर फ्रेंच वाइन के। अच्छा, मरकरी का क्या था, एच ऑफ मरकरी, रो ऑफ मरकरी और जी। फ्रेंच वाइन का आएगा एच ऑफ फ्रेंच वाइन जो निकालना है, रो ऑफ फ्रेंच वाइन जो गिवन है, और जी। जी तो कट गया, तो एच ऑफ फ्रेंच वाइन क्या आएगा, एच रो बाय रो 1। एच कितना है 76 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट भी हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे। डेंसिटी कितनी होती है मरकरी की, 13.6 इंटू 10 की पावर 3। फ्रेंच वाइन की कितनी है 984। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो H1 कितना आएगा वो देख लेना, 984 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्टिकल ऑफ शोर स्ट्रक्चर इज बिल्ड टू विथस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस। स्ट्रेस कितना है 10⁹ पास्कल। ठीक है, इज स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन अ टॉप ऑफ एन ऑयल वेल। एक तेल के कुएं के ऊपर ऑयल वेल इन ओशन। अब स्ट्रेस जो है, एक वर्टिकल शोरे है, ऑफ शोरे स्ट्रक्चर है जो मैक्सिमम स्ट्रेस इतना झेल सकता है। क्या वो स्ट्रक्चर काफ़ी है ओशन में रखने के लिए ऑयल वेल के ऊपर? तो अब आप कहोगे भैया हमें क्या पता है कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक गिवन नीचे दिया हुआ है, ये 3 किलोमीटर। टेक द डेप्थ ऑफ ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर एंड इग्नोर द ओशन करंट। जो ओशन में पानी इधर से उधर फ्लो करता है तो जो उसका करंट होता है उसको छोड़ दो। ठीक है, स्ट्रेस है हमारे पास, प्रेशर जानते हो आप क्या होता है एच रो जी। हाइट कितनी है, हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, 3 किलोमीटर। डेंसिटी कितनी है पानी की 1000, और जी हमारा 9.8 या 10। अब सॉल्व करता हूँ तो कितना आता है वो, ये 3 है, तकरीबन 10 की पावर 7 आ गया। तो ये प्रेशर काफ़ी कम है उस स्ट्रेस से जो हमारे पास है उस स्ट्रक्चर का। तो हाँ, ये उसको उस वेल को ढकने का काम कर सकता है। दिस प्रेशर इज मच लेस देन द स्ट्रेस ऑफ 10⁹ पास्कल विद द स्ट्रक्चर
कैन विथस्टैंड, हेंस द स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर द रिक्वायर्ड पर्पस। काम चल जाएगा। ठीक है, प्रेशर जो है बहुत कम है स्ट्रेस से, तो काम चल जाएगा। अगला अब कहता है हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार विद अ मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kg। ठीक, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन carrying the load is 425 centimeter square. What is the maximum pressure would the smaller piston have to bear? तो कितना मैक्सिमम प्रेशर होगा जो उस पिस्टन को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, मास दे रखा है, मास से आपका फोर्स आ जाएगा mg। ठीक है, और आपको एरिया दे रखा है, तो यहाँ से आपका प्रेशर आ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। उसने ये पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक यूट्यूब है, ये देखो, ठीक है, इस यूट्यूब में ऐसे यूट्यूब है, इस यूट्यूब में मरकरी भरी है, यहाँ तक तो मरकरी है। ठीक है, अब वो कहता है इसके ऊपर मैंने 2 लिक्विड भरे। यूट्यूब कंटेन वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये लो, ये है आपका वाटर, वाटर, और दूसरे में भरा है मैंने यहाँ पर मिथाइलेटेड स्पिरिट। और जो नीचे बेस आ रहा है वो सेम हाइट पे आ रहा है, इस पे है स्पिरिट। वाटर स्पिरिट भर दिया। ठीक है, अब वाटर की हाइट कितनी है और स्पिरिट की हाइट कितनी है वो देख लेते हैं। स्पिरिट की हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, वाटर की है 10 सेंटीमीटर। ये 12.5 है, वाटर की 10, और ये बिल्कुल सेम हाइट पे आते हैं। तो मरकरी यहाँ पर लेवल कर रही है, इसका मतलब दोनों की हाइट से लगने वाला प्रेशर इक्वल है। ठीक है, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो से दिखा सकते हो आप इसको। एक बात, ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे है क्या, जो एच रो जी है स्पिरिट का, वो एच रो जी वाटर के इक्वल होना चाहिए। प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू प्रेशर अप्लाइड बाय स्पिरिट। इसी की वजह से जो प्रेशर है मरकरी का वो बैलेंस हो रहा है। अब वाटर का प्रेशर कितना है, हाइट ऑफ वाटर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ वाटर हम जानते हैं 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर या 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ले लेना सारी चीज़ें। ठीक है, और जी हाइट ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, और जी। अब देखो हमें निकालनी है डेंसिटी स्पिरिट की। हम्म तो देखते क्या करेंगे हम। तो हमने कहा जी से जी कट रहा है, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितनी आई, हाइट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई में डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय हाइट ऑफ स्पिरिट। ये हमारे पास सब है 10 सेंटीमीटर, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये भी 12.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास डेंसिटी आ गई स्पिरिट की। अब क्या निकालना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट
वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हो आप इसको, स्पेसिफिक ग्रेविटी को एक और नाम रिलेटिव डेंसिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्या कहता है। अब पिछले एग्जाम्पल में जो हमने केस लिया था वो ये था आपका यूट्यूब। ठीक है, अब यूट्यूब में पहले तो आपका लेवल आ रहा था, हाँ जी आ रहा था, यहाँ पर मरकरी का। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर जो भरा था वो था वाटर 10 सेंटीमीटर और स्पिरिट 12.5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं दोनों में ही 15 सेंटीमीटर ऐड कर दूं, 15 सेंटीमीटर वाटर और 15 ही सेंटीमीटर स्पिरिट, तो क्या होगा। अब मेरी बात को समझना आप। अब ये बैलेंस इक्वल नहीं रहेगा। ये मत सोचना कि भैया 15-15 सेंटीमीटर ही तो डाला है, बैलेंस इक्वल रहना चाहिए। 15 ये है, 15 ये है, हाइट तो सेम है लेकिन दोनों की डेंसिटी सेम नहीं है, तो दोनों से लगने वाला प्रेशर सेम नहीं होगा। जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर उठ जाएगा, यानी कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। अब वो कह रहा है ये उठ तो जाएगा लेकिन ये हाइट का डिफरेंस कितना आएगा। इसके ऊपर उठने से यहाँ पे हाइट का डिफरेंस कितना आएगा वो पता लगाओ। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा जो प्रेशर है वो दोनों में इक्वल लगेगा। ठीक है, तो प्रेशर जो लगेगा वाटर में, देख लेता हूँ, प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम। प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम P1 वो क्या आएगा, वो आएगा आपका हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर और G, और वो कितना है आपका, वो है 10 सेंटीमीटर पहले था, 15 अब आया है, डेंसिटी 10 की पावर 3 और G। अब प्रेशर जो स्पिरिट से है वो है हाइट ऑफ स्पिरिट, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट और G। ये है 10 प्लस 12.5 डेंसिटी जो पीछे निकाली थी क्वेश्चन में इंटू G। ठीक है, और इसको भी 10 की पावर 3 मतलब 1 लो। हाँ, स्पिरिट की 1 से भी कम आएगी, ध्यान रखना। अब दोनों का प्रेशर आ गया, G की फॉर्म में निकाल लो क्योंकि G तो आपका करना ही है। तो प्रेशर वाटर का आ गया, प्रेशर किसका आ गया, स्पिरिट का आ गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे हाइट निकालनी है मरकरी की। मैंने ही बताया था दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं है, तो चेंज इन प्रेशर निकाल लेते हैं। चेंज इन प्रेशर वो क्या होगा, P1 माइनस P2। ठीक है, अब वो P1 माइनस P2 किसके बराबर होगा, H रो G के, और ये H रो G किसका है, मरकरी का। तो यहाँ से आपके पास हाइट आ जाएगी P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो G। रो यहाँ पर किसे लगेगा, मरकरी का। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।